Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. Up to our previous lecture, we have learned about the bond fission, the important phenomena, bond fission or bond breaking. आपको पता है two types of bond breaking is there. One is homolactic fission and other one is heterolactic fission. Homolactic fission में हमको क्या मिलता है? We will get free radicals. And the heterolactic fission में हमको क्या मिलता है? वहां पे दोस्तों हमको मिलता है केटायन एंड दी एनायंस, पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव रेडिकल्स। तो दोस्तों ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को हम एक्चुअली क्या कह सकते हैं? दे आर रिएक्शंस और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। दे आर नोन एज अ रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो आपको ये लगेगा सर इसके लिए इंटरमीडिएट्स ये वर्ड क्यों यूज किया है? इसके लिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वर्ड यूज किया बिकॉज किसी भी रिएक्शन में फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म कन्वर्ट होने से पहले उसको रिएक्टिव फॉर्म में आना होता है, दैट इज फ्री रेडिकल और केटायन और एनायन। सो दे आर नोन एज अ reactive intermediates. In this lecture we are going to introduce and discuss some important reactive intermediates or reaction intermediates like free radical and the cation. Okay, so let us begin reactive intermediates. So our first reactive intermediates is free radical. अभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए what are the free radical, how can we identify the free radical. Suppose here carbon and hydrogen with the one electron partnership in the pairing of the each one electron from the each atom with a suitable condition if homolactic fission is here. Homolactic, so दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. So this should be carbon free radical and this should be hydrogen free radical. So these are the free radical. उसमें से भी दोस्तों हमको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या रहेगा इन दी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म? दिस टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, एलाइलिक भी हो सकता है. सो इन शॉर्ट फ्रॉम दी होमोलैक्टिक फिशन हमको फ्री रेडिकल्स मिल सकते हैं. हियर यू कैन सी क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल. इन सब में दोस्तों सपोज पहले इसके साथ कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइंट हो गया. सपोज यहाँ पे Cl था, सो अगर फिर होमोलैक्टिक फिशन हुआ, ये Cl फ्री रेडिकल बना और ये बना इथाइल फ्री रेडिकल. सपोज यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, सो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड दी इथाइल फ्री रेडिकल. सपोज यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप था, फ्रॉम दी होमोलैक्टिक फिशन इथाइल फ्री रेडिकल एंड दी मिथाइल फ्री रेडिकल. सो फ्री रेडिकल किस तरह से जनरेट हो सकते हैं वो दोस्तों हमने देख लिया है. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स. तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन से इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर रनिंग दी कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट कार्बनिक, गुजराती हो जाएगा दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. सो वहां पे कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अगर इसमें थोड़ा दोस्तों मैं ऐड करूं तो मैं कह सकता हूं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ carbon free radicals. The tertiary alkyl free radicals are most stable and methyl free radicals is the least stable. The free radical form easily has greater stability. Here you can see this is the only methyl free radical. दोस्तों आपको यहाँ पे एक साथ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड दी हाइपर कॉन्जुगेशन ये दोनों कंसेप्ट याद करना है. ओके, अगर दोस्तों हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखें विद दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आइडियल है. इसकी कंपैरिजन में वन अल्काइल चेन इज देयर, इट मींस मोर प्लस आई इफेक्ट. टू अल्काइल चेन इज देयर, इट मींस मोर प्लस आई इफेक्ट, उससे भी ज्यादा हुई. और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स, सो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हुई. एज दी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ दी फ्री रेडिकल एज वेल एज कैटायन इंक्रीज, जो हमने दोस्तों ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो ये फ्रॉम दी प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से भी. देन हाइपर कॉन्जुगेशन, हियर once again carbon hydrogen sigma bond is there, but this carbon hydrogen sigma bond is not important if carbon has nearest carbon, this alkyl chain, it means minimum one carbon is there, उसके पास भी हाइड्रोजन होंगे. सो नियरेस्ट कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. Here one alkyl chain, it means
हमारे पास एक सोर्स हुआ जहां पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो सकती है, टू सोर्सेस एंड हियर थ्री सोर्सेस. सो एज पर एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एज पर एज हाइपर कॉन्जुगेशन, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों, फ्री रेडिकल में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी कम. सो 3 डिग्री टर्सरी फ्री रेडिकल की ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एट लास्ट मिथाइल. मिथाइल को भी आप दोस्तों चाहो तो 1 डिग्री में कम ले सकते हो, दे आर 1 डिग्री, बट पर्टिकुलर मिथाइल अनदर ऑर्डिनरी 1 डिग्री से क्या होगा, लेस स्टेबल, कम स्टेबल होगा. सो ये सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है. नाउ हियर समथिंग अबाउट द रेजोनेंस. दोस्तों मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर करा दूं. अगर आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, आई मीन टू से आर इफेक्ट प्लस और माइनस, ये सभी चीजें एक साथ देखने को मिले, सो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होगा. हियर बेंजाइल एंड एलाइल फ्री रेडिकल्स. Okay, now we are going to discuss the stability in the benzyl and the allyl free radical. But before that, हमको ये पता होना चाहिए these are the benzyl free radicals and these are the allyl. So मैं दोस्तों benzyl और allyl दोनों आपको दिखा दूं. This is the benzene ring, आपको मालूम है, and this is CH टू विद द फ्री रेडिकल. सो दोस्तों नियरेस्ट कार्बन, अगर जो भी फ्री रेडिकल है उसका नजदीक का कार्बन अगर एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग का हो, बेंजीन रिंग के जस्ट बाद जो भी कार्बन है वो अगर फ्री रेडिकल हो, सो दिस इज नोन एज अ बेंजाइल फ्री रेडिकल. व्हाट अबाउट एलाइलिक, यू कैन सी CH2 ड्यूल बॉन्ड CH, देन CH2 फ्री रेडिकल. यहाँ पे भी दोस्तों अगर एक्चुअली देखा जाए इन दी बेंजीन रिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ये जो भी कार्बन है उसका sp2 होगा, और यहाँ पे भी जो नजदीक का कार्बन है उसका sp2 होगा. इन दी एलाइलिक एंड दी बेंजाइलिक, इन बोथ दी सिस्टम नियरेस्ट कार्बन इज विद दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट हियर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ दी एरोमेटिक सिस्टम, और यहाँ पे दोस्तों एरोमेटिक सिस्टम से नहीं है, बट फिर भी आपको याद रखना है नजदीक वाला sp2 हो तब रेजोनेंस हो सकता है. क्या हो सकता है, resonance. Dual single free radical, you can see this is dual, this is single and free radical, again dual single free radical, so resonance हो सकता है दोनों में. So अभी आपको पता होना चाहिए these are benzyl and these are allyls. Okay, so benzyl and allyl free radical are resonance stabilized, hence more stable alkyl free radicals. दोस्तों जनरल केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है रेजोनेंस से, थ्रू दी रेजोनेंस. यहाँ पे दोस्तों रेजोनेंस देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन के पास एच एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. सो ड्यूअल बॉन्ड फॉर्मेट होगा. ये फ्री रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप होकर ड्यूअल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यू कैन सी. उसके बाद फिर से दोस्तों आप देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फिर से रेजोनेंस होगा, ये सिस्टम मिलेगी, फिर से फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फिर से रेजोनेंस होगा, यू विल गेट दिस सिस्टम, देन फिर से फ्री रेडिकल सिंगल डबल, ये चलता ही रहेगा. सो रेजोनेंस इज हियर. एट द सेम टाइम इवन इन द एलाइल फ्री रेडिकल सिंगल एंड ड्यूल, सो रेजोनेंस हो सकता है. देन अवर सिस्टम शुड बी लाइक दिस, फ्री रेडिकल सिंगल ड्यूल, ये भी फिर से चलता रहेगा. सो रेजोनेंस मिलेगा. सो जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लगेगा दैट बेंजाइल फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन दी एलाइल फ्री रेडिकल, और ये सही भी है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी. दोनों में रेजोनेंस तो है बट बेंजाइल में ज्यादा है, सो बेंजाइल आर मोर स्टेबल. बट दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता दूं, प्रैक्टिकली ये देखने को मिला है इन दी सॉल्यूशन, इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है. दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. अभी ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूं. यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म दिख रही है. फर्स्ट टर्म 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हमको पता था. 3 डिग्री से सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1, उसके बाद मिथाइल, ये भी पता था. ये सर बेंजाइल एलाइल एंड दी विनाइल भी इसमें पुट किया. बेंजाइल हमने अभी देखा दोस्तों, बेंजाइल में भी 2 डिग्री 3 डिग्री
1 डिग्री हो सकता है। हियर 1 डिग्री बेंजाइल एंड 1 डिग्री एलाइल की हम बात कर रहे हैं। जस्ट सपोज समझो दोस्तों, बेंजाइल में भी मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। सपोज ये कार्बन जो फ्री रेडिकल है उसके साथ एक एरोमेटिक रिंग है, दिस इज अ सिंगल एरोमेटिक रिंग। अगर यहाँ पे CH2 एक और हाइड्रोजन निकाल के देयर इज वन मोर बेंजीन रिंग इज देयर, देन ये फ्री रेडिकल कैसा हुआ, 2 डिग्री बेंजाइल हुआ। अगर ये थर्ड हाइड्रोजन भी निकाल दो और यहाँ पे भी आप बेंजीन रिंग लगा दो, तब क्या होगा, 3 डिग्री बेंजाइल होगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी दोस्तों, ये 2 हाइड्रोजन में से एक और हाइड्रोजन निकाल दो और इसी तरह की चेन जोड़ दूं, देन 2 डिग्री एलाइलिक, और तीसरा भी हाइड्रोजन निकाल दूं, दूसरा हाइड्रोजन भी, देन 3 डिग्री एलाइलिक। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, हम जो बात कर रहे हैं वहां पे 1 डिग्री बेंजाइलिक एंड 2 डिग्री 1 डिग्री एलाइल की बात कर रहे हैं, कि नीचे हम देखने वाले इससे भी ज्यादा बेंजाइलिक और एलाइलिक हो। सो नॉर्मल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबिलिटी बेंजाइल की, उससे कम एलाइल की, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे भी 19-20 में 20 नंबर पे बेंजाइल है, 19 पे एलाइल। देन 2 and 1, देन मिथाइल, मिथाइल आपको पता है CH3+। लास्ट में विनाइल कैटाइन, अभी किसी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, विनाइल कैटाइन क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH+। ड्यूल बॉन्डेड कार्बन में अगर कैटाइन फॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री रेडिकल्स। अभी आगे मैंने कई बार कैटाइन, आई थिंक कैटाइन वर्ड यूज कर दिया, दोनों के लिए सीक्वेंस कॉमन था फॉर द कैटाइन एंड द फ्री रेडिकल। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, फ्री रेडिकल में सिमिलर सीक्वेंस कैटाइन में भी आएगा। ओके, सो एट लास्ट विनाइल फ्री रेडिकल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द विनाइल फ्री रेडिकल ओवर हियर। लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, दैट इज नंबर 2। नंबर 2 में आप देख सकते हो, आई रिपीट दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले इन केस ऑफ फ्री रेडिकल कैटाइन वर्ड यूज किया था, वहां पर फ्री रेडिकल समझना है। दिस इज एक्चुअली अ बेंजाइल फ्री रेडिकल, बट 3 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल। यू कैन सी C6H5, then carbon, this carbon is in the free radical form 1, 2 and 3। C6H5 is actually a benzene ring, so जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, होगा। सो यहाँ पे जो ऊपर था वो 1 डिग्री था, अभी ये हुआ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री 2 डिग्री के बाद इस तरह का 3 डिग्री अल्काइल, यू कैन सी 3 डिग्री अल्काइल। उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइल, यू कैन सी C6H5CH2, दिस इज 1 डिग्री बेंजाइल। उसके बाद एलाइल, यू कैन सी एलाइल, देन 2 डिग्री अल्काइल, यू कैन सी दिस इज 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद दिस इज विनाइल। ये विनाइल से भी आगे दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड हो तो कुछ इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड हो तो कुछ इस तरह से। थर्ड पोर्शन इज, अगर यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन डोनर EWG, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप EDG, नॉट EWG, इन द ईथर ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट मोर इलेक्ट्रॉन इज देयर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मिल सकते हैं, सो इसकी हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करें। मैंने आपको दोस्तों तब बताया था ईथर को हम पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज अल्काइल मिथाइल ग्रुप विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इन दोनों में दोस्तों अगर कंपैरिजन करें, सो इन दोनों में मिथाइल की कंपैरिजन में CH3O मिथॉक्सी की पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। सो मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी, ये तो हमने पढ़ा था, बाकी सब कुछ कॉमन है। दिस इज द फिनाइल फ्री रेडिकल, नॉट फिनाइल एक्चुअली बेंजाइल, ये भी बेंजाइल है, बट बेंजाइल में एडिशनली क्या है, एडिशनल प्लस आई इफेक्ट इज देयर। सो जिसमें ज्यादा प्लस आई है वो ज्यादा स्टेबल, सो यहाँ पे ज्यादा प्लस आई है, सो दिस इज द मोर स्टेबल, देन दिस इज द लेस स्टेबल। अभी इन दोनों प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को निकाल दो, मिथाइल को भी यहाँ से निकाल दो और यहाँ से मिथॉक्सी को निकाल दो, देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। आपको नॉर्मल बेंजाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। जैसे बेंजाइल फ्री रेडिकल में प्लस आई वाले इफेक्ट ग्रुप बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़ी, उसके साथ अगर माइनस आई वाले बढ़े तब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यू कैन सी
This is again a benzyl alcohol with the negative inductive effect. NO2 has minus I effect. So stability decrease. So यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है स्ट्रक्चर है, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड एट लास्ट डी. सो इसका रीजन दोस्तों आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, सो ज्यादा स्टेबल. यहाँ पे नेगेटिव है, सो लिस्ट स्टेबल और कम स्टेबल. क्लियर? ओके, देन स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है. द सेंटेंस इज द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ये सबसे शॉर्ट होगा. अगर आपके पास दोस्तों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, सपोज ए एंड बी, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमको मिलने वाला है ए एंड बी. सो ये ए और बी एक दूसरे से जल्दी से दोस्तों अलग होना कब पसंद करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना कब पसंद करेंगे? जब इसकी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी ज्यादा है. अगर इसकी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इट मींस ये जल्दी से एक दूसरे से सेपरेट होना पसंद करेगा. इट मींस वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी. सो रिलेशन ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी. ओके, so stability of various free radical can be compared from their bond dissociation energy. The energy required for the homolactic cleavage or homolactic fission of the covalent bond in the molecule to form two radicals. कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं अभी दोस्तों? ये सबसे मेन पॉइंट हुआ. इन जनरल द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग. किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी कम एनर्जी चाहिए, द मोर स्टेबल इज द रेडिकल. रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि उसको पता है अगर जल्दी से हम सेपरेट आउट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी ज्यादा है. सो वहां पे उसकी एनर्जी कम होगी. देन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्री रेडिकल. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्री रेडिकल क्या हो सकता है दोस्तों? कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन इन द फ्री रेडिकल फॉर्म sp2 होगा, क्योंकि उसके पास 1 2 एंड 3 बचेगी. और एक दोस्तों उसके पास पेयर होगी विद द ओड इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोस्तों. सो प्लानर स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से. प्लानर स्ट्रक्चर, उसमें एक फ्री रेडिकल रहेगा. बट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ ये प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए इन द सेम प्लेन. बट यहाँ पे जो भी दोस्तों ग्रुप है, सपोज ए बी एंड सी, यहाँ पे जितनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी उतनी पॉसिबिलिटी है लाइक अमोनिया, क्योंकि एक फ्री रेडिकल के ऊपर है, लाइक अमोनिया इस तरह से कुछ हद तक इसको क्या हो जाए, ये हमको टेट्रागोनल शेप में भी मिल सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल विच इज बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. दस द फ्री रेडिकल है प्लानर स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लानर होगा विथ ओड इलेक्ट्रॉन. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा विच इज ऑलरेडी इंडिकेट हियर. इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन द अनयूज्ड प्री ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो यूज नहीं हो रही है, at the right angle to the plane of the hybrid orbitals. You can see this is the structure. ये sigma 1, sigma 2 and sigma 3 planar structure. So your bond angle is 120. Here one unused p orbital is here with single electron, odd electron. Okay. अभी दोस्तों जो मैंने एडिशनल बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव. However, in the substitute alkyl radicals, as character of this orbital has been found to increase, thus tending the pyramidal shape. उसका pyramidal, सॉरी दोस्तों मैंने वहां पे टेट्रागोनल वर्ड यूज कर दिया था. pyramidal लाइक अमोनिया. यस, pyramidal शेप होना चाहिए जितना एज कैरेक्टर इंक्रीज हो. Here you can see this is normal CH3, I mean to say methyl free radical. So methyl free radical का शेप यही होगा, प्लेनर 1 डिग्री 120 बॉन्ड एंगल. बस यहाँ पे दोस्तों सपोज दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. ये तीनों में से किन्हीं 2 हाइड्रोजन को एज इट इज रखे और थर्ड वन इज फ्लोरीन. सो थोड़ा सा दोस्तों बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये 120 से डिक्रीज होगा और ये एकदम प्लेन में से थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन जाने की ट्राई करेगा. देन 2 फ्लोरीन, इससे भी ज्यादा अगर 3 फ्लोरीन हुए ऑलमोस्ट ये पिरामिडल हो जाएगा. सो CF3 is essentially pyramidal in shape.
सो आपके पास दोस्तों कॉम्पिटिटिव में JEE या नीट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए CF3 फ्री रेडिकल का शेप, तो आप VSEPR यूज करके आप यही बोलोगे ये स्क्वायर प्लानर ही होगा, प्लानर ट्राइंगल 120 के साथ, बट वो रॉन्ग होगा दोस्तों, याद रखना। बिकॉज ऑफ वैलिड रीजन CF3 पिरामिडल शेप है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन अनदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स विच इज कार्बोकैटायन, एक और दोस्तों रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ना है जिसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। कार्बोकैटायन इज आल्सो नोन एज अ कार्बोनियम आयन, उसको दोस्तों कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं। कार्बोकैटायन जनरली क्या हो सकता है, यू कैन सी सपोज यहाँ पे R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, एंड दिस इज Cl हेलोजन। सो हियर दिस इज द सैड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एंड द क्लोरीन, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड फिशन इज देयर। किस तरह का होगा दोस्तों, होमोलैक्टिक होगा या फिर हेट्रोलैक्टिक होगा, या हेट्रोलैक्टिक ही होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन गोज विद दी साइड इलेक्ट्रॉन, और कार्बन को क्या बनना पड़ेगा, यू कैन सी। सो अगर कार्बन के दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो 1 2 3, ये खुद के, ये पार्टनरशिप वाले 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एंड दी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयंस, सिंपल। So carbocations or carbonium ions, when a covalent bond in which carbon is linked to a more electronegative atom or group, अभी दोस्तों मैंने हेलोजन बताया था, सिमिलरली उसके अलावा भी और कोई हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ब्रेकअप हिट्रोलैक्टिक फिशन, वहां पे जो फिशन होगा हिट्रोलैक्टिक होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम take away the electron pair while carbon lose its electron and thus acquire a positive charge। फिर से दोस्तों आपको इंडिकेट कर रहा हूं, अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो ये क्या बन सकता है, दिस बिकम कार्बोकैटायन, सिंपल, ओके। सो एज वी डिस्कस, such organic ions carrying a positive charge on carbon atom are non-carbocations or carbonium ion। moreover आपको याद रखना है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज विद द कार्बन, दैट इज कार्बोकैटायंस, क्लियर। so here you can see this shared electron, one from the carbon, another from the halogen। so or we can say group with the more electronegativity, here bond fission किस तरह से होगा, heterolactic, X goes with the electron, convert into anion, and this carbon is converted into carbocation or carbonium ion, very simple। Carbocations are named by the adding the word carbocation, the parent alkyl group, suppose CH3 plus, it means methyl cation, CH3CH2 plus, it means ethyl cation, CH3 thrice C plus, it means tertiary butyl cation, CH3 twice C plus, it means isopropyl cation, methyl cation, ethyl cation, etc. There are also termed as a primary, secondary, tertiary, depending upon the nature of the carbon atom bearing the positive charge। Similarly with the free radical, जिस तरह से दोस्तों free radical में हमने इंडिकेट किया था, there are some 1 degree free radical, 2 degree free radical, 3 degree। Similarly यहाँ पे भी दोस्तों 1 degree, 2 degree, 3 degree कार्बोकैटायन हो सकते हैं। उसके अलावा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी हो सकते हैं, एलाइलिक कार्बोकैटायन भी हो सकते हैं, विनाइल कार्बोकैटायन भी हो सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया था कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल कैटायन। कार्बन के साथ कैटायन, कार्बन के साथ ओके पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 एंड पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज, सो कैटायन ओनली वन चेंज, सो दिस इज प्राइमरी, इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी। इसको भी प्राइमरी भी इंडिकेट इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने आगे बात की थी, बट दिस इज एक्चुअली अ प्राइमरी कैटायन। यहाँ पे दोस्तों कैटायन के साथ 2 अल्काइल चेन है, इट मींस 2 डिग्री, सेकेंडरी 3 चेन, इट मींस 3 डिग्री और टर्सरी। सो कैटायन क्या है दोस्तों हमको पता चला। ये एक्स्ट्रा ही रहेगा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी दोस्तों कार्बोकैटायन हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, बाय द हिट्रोलिसिस और हिट्रोलैक्टिक फिशन, जो हमने कल ही पढ़ा था। अगर यहाँ पे हिट्रोलैक्टिक फिशन हुआ सो कार्बन कैटायन एंड Cl एनायन जनरेट होगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन्स और अल्कोहल। सपोज दोस्तों ये R CH2OH है, ये क्या है अल्कोहल है, या फिर
आर सी एच ड्यूअल बॉन्ड CH2, दोनों में अगर प्रोटोनेशन करे सो इजीली इन दोनों में हम क्या जनरेट कर सकते हैं, कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। Decomposition of diazo compound. Di means two, azo means nitrogen. Here you can say twice nitrogen. C6H5N2Cl, इसमें से दोस्तों अगर Cl निकले then पहले बनेगा N2 प्लस, उसके बाद नाइट्रोजन गैस भी निकलेगा and we will get cation. So this is just for your information. बहुत ज्यादा दोस्तों पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपके लिए somehow इजी हो सकती है, थर्ड भी इजी होगी बट उसको विद द मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोकैटायन विच वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने दोस्तों बात कर ली है, यही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक, 6 इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, उसकी ऑक्टेट से कम है 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड करूं तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगी। देन positively charged carbon atom in the carbocation with the sp2, यहाँ पे yes hybridization तो उसका sp2 ही होगा। so hybridization trigonal planar, the 3 hybridized orbital which lie in the same planar involved in the formation of 3 sigma bond, यहाँ से 3 planar sigma bonds बनते हैं with other atom or group while unhybridized p orbital remain vacant। इसके सेंटर में दोस्तों सपोज दिस इज 1 2 एंड 3, सो यहाँ पे एक ऐसी हमारे पास p ऑर्बिटल रहेगी जिसमें ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है बट पॉजिटिव चार्ज आप लिख सकते हो, ये हमने इन दी रेजोनेंस पढ़ा। कार्बोकैटायन हैज अ प्लानर स्ट्रक्चर, अभी बात होगी। अभी किसी तरह इसको हम अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंसीडर करते हैं, दैट कार्बोकैटायन इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इट मींस कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये यूजफुल होता होगा। सो कौन कौन सी रिएक्शन में ये यूजफुल हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस इवन दोस्तों, SN2 SN1 ये होगी सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। उसी तरह से दोस्तों E1 E2 ये होगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, सो E1 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जहां में हम एल्किन बना रहे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड द अल्कोहल, ज्यादातर केस में दोस्तों अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से जब एल्किन बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है, तब ये यूजफुल होगा। उसके अलावा कहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्किन एल्काइन एंड दी एल्काडाइंस, एडिशन रिएक्शन आई मीन टू से यहाँ पे अनसैचुरेशन है, ड्यूअल बॉन्ड है, उसमें से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ ऐड करना है। देन SN1 सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डायजोनियम सॉल्ट, डायजो भी दोस्तों हमने पढ़ा था बट फिर भी ये 12th में विद मैकेनिज्म आने वाला है। मोलिकुलर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये भी दोस्तों एडिशनली बट 12th में आएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए काम का है सभी पॉइंट्स। अगर आप इसको ठीक से समझो तो आपको कॉम्पिटिटिव की एक्स्ट्रा रिएक्शंस पढ़ने में ये ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, बट आपके लिए यूजफुल होगा इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज जो भी रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, पॉसिबल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उन सब में इसका यूज करेंगे जब जब कार्बोकैटायन फॉर्मेट हो रहा हो। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन सर पता चल गया है, कार्बन के साथ 1 सिग्मा, अनदर सिग्मा, थर्ड सिग्मा इन दी प्लेन, और ये होगी पी। ओके, अभी जो स्ट्रक्चर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो मैंने पी अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं विद द ड्यूअल डंबल, वहां पे आपको सॉरी डंबल शेप सिंगल नोब मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से होना चाहिए, तब इसको हम अनयूज्ड पी ऑर्बिटल कह सकते हैं, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, और ये बाकी के 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल विद द सिग्मा बॉन्ड इन द सिमिलर प्लेन, एक ही प्लेन में है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, अभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्लियर, यूजुअली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये भी दोस्तों वही से सिमिलर जो हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा था, जो ज्यादा स्टेबल हो उसकी रिएक्टिविटी कम हो, इसीलिए तो स्टेबल है, और जो लीस्ट स्टेबल हो ज्यादा रिएक्टिविटी मींस उसकी स्टेबिलिटी इसीलिए तो कम है। सो ज्यादा स्टेबल कम रिएक्टिविटी, कम स्टेबल ज्यादा रिएक्टिविटी, तो मोर स्टेबिलिटी लेस रिएक्टिव नेचर। यूजुअली order of the reactivity of any chemical species, any reactive intermediates, anion, cation or free radical is reverse to the its stability। stability जितनी ज्यादा हो उतनी reactivity कम होगी।
सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, यहाँ पे दोस्तों रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें जैसे फ्री रेडिकल में किया था वही दोस्तों सीक्वेंस यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल सो लिस्ट रिएक्टिव। क्लियर? तो अभी हमने शॉर्ट में ऐसा बता दिया था स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होगी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। फिनाइल केटाइन पे भी हो सकता है, एलाइल केटाइन भी हो सकता है, विनाइल केटाइन भी हो सकता है। सो डायरेक्टली हमको कंपेयर करना है, कंपेयर विद दी free radicals. So here you can see this is the only methyl free radical. Then this is 1 degree primary or 1 degree free radical. This is 2 degree free radical and this is 3 degree free radical tertiary. So stability decrease as plus I decrease. जितनी stability plus I decrease होगी stability भी decrease होगी। यहाँ पे more plus I, 3 plus I groups are there. Here only 2, then only 1. Then nothing like positive inductive effect. So methyl cation is less stable. So ये सीक्वेंस याद रखना है दोस्तों, जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतनी कम स्टेबिलिटी। इवन यू कैन कंपेयर इट विद द हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो, you can compare it with the hyperconjugation also. Here you can see with the carbocation, nearest carbon have more number of carbon hydrogen sigma bonds. So we can say as per as hyperconjugation, the stability of the carbocation is more in 3 degree carbocation is more in comparison to 2 than 1. Again, if here 3 phenomena are here, hyperconjugation is here, resonance is here, and inductive effect is here. So we have to give a priority to resonance. Okay, अभी दोस्तों resonance वाले एग्जांपल भी आएंगे। Here you can see CH2 plus उसके साथ single chain, so it is 1 degree. CH2 plus single chain again 1 degree. CH2 plus single chain again 1 degree. मिथाइल को भी अगर 1 degree consider करें, so all cations are with the 1 degree, but still this is the more stable. ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज बड़ी चेन है, जितना कार्बन नंबर ज्यादा होगा उतनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो स्टेबिलिटी डिक्रीज एज मोलर मास डिक्रीज। स्टेबिलिटी यहाँ पे देखो 3 कार्बन विद दी कार्बोकेटाइन, 2 कार्बन विद कार्बोकेटाइन, 1 कार्बन विद कार्बोकेटाइन। सो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है, इट मींस वहां पे मोलर मास भी डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज हो रही है। सो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये फिनोमिना दोस्तों समझना। अभी ये कार्बोकेटाइन जल्दी से रिएक्ट क्यों करेगा? बिकॉज ये अभी सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं, इसका पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी से किसी नेगेटिव के साथ इसको एडजस्ट होना है। पॉजिटिव मींस व्हाट? इसका पॉजिटिव क्यों है? इसका पॉजिटिव का रीजन ये रहा दोस्तों, उसके पास एमटीपी ऑर्बिटल है। अगर नियर में यहाँ पे कोई ऐसा आइटम है जो ये कह दे तू घबरा मत, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, तेरे को डरना नहीं है, देन ये स्टेबल हो जाएगा। सो हियर इन द एमिनो ग्रुप, सपोज ये नाइट्रोजन है, टर्सरी नाइट्रोजन, सो ये लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन ये कार्बन को ऑफर करते रहेंगे, सो कार्बन स्टेबल फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे CH3 CH2 ये ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर को यहाँ पे ऑफर कर सकता है। सो ये दोनों टर्सरी कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है। एमिनो and alkoxy groups are important substituent for the such types of carbocation. So दोस्तों ये मोस्ट टाइम पे रहेगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, इसकी भी ठीक से नोट्स बनानी है। अभी अब बात आई एलाइल एंड दी बेंजाइल केटाइन। फिर से दोस्तों वही चीज, बेंजाइल केटाइन, दिस इज द बेंजीन रिंग, देन उसके बाद ये होगा केटाइन, एलाइल केटाइन CH2 ड्यूअल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 प्लस। सो ये दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बट सेम चीज दोस्तों, जितनी स्टेबिलिटी, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बट प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इक्वल मिली है, ये हमने बात की थी। एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स आर मच मोर स्टेबल एज 3 आर स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, व्हाइल ये रेजोनेंस से हो रहा है। प्रोपिलिनियम CH3 CH2 CH2 प्लस हैज नो रेजोनेंस।
अगर इन दोनों की कंपैरिजन, ये एलाइल और ये बेंजाइल की कंपैरिजन में इससे करूं, CH3CH2 प्लस, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा बिकॉज देर इज नो रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री, सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। ओके, इन दी एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटेंस आर कॉन्जुगेटेड स्पीसीज। अभी आपको ये पता होना चाहिए विच व्हाट इज कॉन्जुगेशन। ड्यूअल सिंगल, ड्यूअल सिंगल, अगर इस तरह की पैटर्न मिले दैट पैटर्न इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। So allylic and benzylic carbocations are conjugated species. You can say single double single double. Hence the higher stability can be compared by the number of resonating structure. दोनों में conjugation है, so दोनों में resonance होगा, so दोनों ज्यादा stable होगी। In that case number of resonating structure देखने होंगे। So allyl has this types of propyl allyl has only 2 resonating structure, और ये बेंजाइल के पास कितने हैं? 4 है, 1 2 3 and 4। सो बेंजाइल कैटन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटाइन, बट experimentally practically we can observe that the stability of both type, I mean to say vinyl cat sorry allyl ketal and the benzyl ketal almost similar। फिर से दोस्तों ये भी सबसे ज्यादा एमपी टॉपिक है। जब भी कार्बोकेटाइन के पास ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मिले इस तरह का, तब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक तरह का कैटाइन जनरेट होगा विद द रेजोनेंस, डांसिंग कैटाइन। डांसिंग कैटाइन दोस्तों स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करता है। सो जितने ज्यादा साइक्लिक प्रोपाइल विद द कार्बन प्लस द मोर स्टेबिलिटी। हियर यू कैन सी ये कार्बन के साथ 1 2 and 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, here 1 and 2, here only 1। सो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहा, देन ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे। उसके बाद दोस्तों ये तीनों का सीक्वेंस हमने साइड कर दिया। अभी ये सबसे ज्यादा 1 2 और 3 पे मैं इसको अगर कंसीडर करूं, इसकी कंपैरिजन में ये दिस इज द एक्चुअल एरोमेटिक कैटायन। आप ठीक से देखोगे हमारा एक टॉपिक अभी बाकी है समझना, जहां पे हम समझने वाले हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड दी नॉन एरोमेटिक। ओके, सो दोस्तों मे बी अभी के लिए आपको ये डायरेक्टली याद रखना होगा, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये CH2 प्लस ये वाला जहां पे 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इससे भी ज्यादा स्टेबल है। ये दोस्तों 3 डिग्री बेंजाइलिक केटन, इसको मैं 3 डिग्री बेंजाइलिक केटन बोल रहा हूँ, जिसके नीचे मैं अभी ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्यों 3 डिग्री? बिकॉज दिस इज कार्बोकेटाइन 1 2 and 3, 3 टाइम्स ऑफ बेंजीन रिंग इज देयर, 1 2 and 3, 3 टाइम्स इज 6। उससे कम स्टेबल कौन होगा? 2 टाइम्स, उसके बाद बेंजाइलिक केटाइन। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? जब भी विद द कार्बोकेटाइन आपको इस तरह की साइक्लोप्रोपाइल रिंग मिले, मोर स्टेबिलिटी इज देयर। सम इंपॉर्टेंट नोट्स इज हियर, the stability of benzyl allyl and tertiary alkyl carbocations are almost same in the solution, जो practically observe किया है experimentally। the order of stability of different compound in decreasing order is as follow। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद कॉन्जुगेटेड, नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेटेड क्यों बोल रहा है दोस्तों? दिस इज ड्यूअल सिंगल, ड्यूअल सिंगल ड्यूअल, सो कॉन्जुगेटेड बट नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक बाकी है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। देन नॉन कंजुगेटेड, क्योंकि ये यहाँ पे ड्यूअल है, सिंगल के बाद फिर से ड्यूअल नहीं, उसके बाद ड्यूअल है। सो ड्यूअल बॉन्ड्स आर देयर बट नॉट इन द कॉन्जुगेशन फॉर्म, सिंगल डबल नहीं है। एट लास्ट एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल हो गए। एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों सबसे कम स्टेबल ही होते हैं। नाउ ओवरऑल स्टेबिलिटी, सबसे बड़ा जो टेबल हमने एक ही साथ दोस्तों देखा था इन दी फ्री रेडिकल, लास्ट फ्री रेडिकल का लास्ट टेबल। ये कार्बोकेटाइन में भी इस तरह का मैं लास्ट टेबल दिखा रहा हूँ। ट्राइफिनाइल, देन टर्सरी अल्काइल, देन बेंजाइल, देन एलाइल, देन 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल एंड विनाइल। ये सीक्वेंस एग्जैक्ट किसके जैसा हुआ दोस्तों?
एग्जैक्ट ये सीक्वेंस हुआ फ्री रेडिकल जैसा। हाँ यस, यहाँ पे इतना याद रखना है, अगर इस तरह के साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मिलते हैं तो उसको हमको फिनाइल से भी आगे रखना होगा। ठीक है, हियर C6H5 थाइस, दिस इज ट्राइफिनाइल, देन दिस इज डाइफिनाइल, देन इसके बाद ये दोस्तों क्या दिख रहा है, दिस इज CH3CS थाइस, फॉर 3 डिग्री अल्काइल केटाइन, देन 1 डिग्री बेंजाइल केटाइन, देन एलाइल, उसके बाद एलाइल आएगा, उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री, यू कैन सी दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, देन मिथाइल, उसके बाद विनाइल, एट द एंड लास्ट में ये फिनाइल केटाइन होगा। डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग में कहीं पे केटाइन जनरेट होता है तो सबसे कम स्टेबल होगा, याद रखना। उसके बाद ये सीक्वेंस भी ठीक से देखो, जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव है, ये ऑलरेडी दोस्तों हमने आगे देख लिया है। सो द ग्रुप लाइक्स नाइट्रो, साइनो एंड Br इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, वो माइनस आई इफेक्ट रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जब कार्बन आयन की बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव की, तब ये पॉजिटिव वाले उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और नेगेटिव वाले उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, बट दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एंड द लेक्चर। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक ऑर्गेनिक रहेगा, आप 12th में ऑर्गेनिक चैप्टर्स पढ़ोगे तब ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सो एकदम ठीक से नोट्स बनानी है, अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को जल्दी से सॉल्व करवाना है। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।